नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 6। लुई 16 जेल में कैद था। अब गवर्नमेंट का कोई भी हेड नहीं था, इसलिए फ्रांस में इलेक्शन हुआ। इस बार के इलेक्शन में सभी आदमी लोग वोट डाल सकते थे जो भी 21 साल कंप्लीट कर चुका है। इस बार अमीर गरीब में कोई भी भेदभाव नहीं रखा गया। अमीर हो या गरीब हो, हर कोई वोट डालने का अधिकारी था। ये जो न्यू असेंबली बनी, न्यूली इलेक्टेड असेंबली, उसका नाम रखा गया कॉन्वेंशन। क्या नाम था? कॉन्वेंशन। फिर 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में मोनार्की खत्म हो गई और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित किया गया। रिपब्लिक मतलब क्या होता है? रिपब्लिक मतलब वो गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट के सभी आदमी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट लोगों के द्वारा इलेक्टेड होता है। उस गवर्नमेंट को बोलते हैं रिपब्लिक। तो यहाँ पर रिपब्लिक गवर्नमेंट डिक्लेयर हो गई। कोर्ट ने लुई 16 को देशद्रोही बताया। उस पर जो आरोप लगाया कि उसने देश के साथ गद्दारी की, चार्ज ऑफ ट्रिजन लगाया गया और उसे मौत की सजा दी गई। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 का डेथ सेंटेंस घोषित हो गया और कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी को भी डेथ सेंटेंस मिल गया, तो दोनों की ही मौत हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट का हेड कौन बना? गवर्नमेंट का हेड बना मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। और ये गवर्नमेंट कौन सी थी? जैकोबिन्स की। तो ये जो गवर्नमेंट का जो टाइम था, शासनकाल, 1793 से लेके 1794 तक, बस ये था रूल ऑफ रोबेस्पियर। इसको रेन ऑफ टेरर बोला जाता है। रेन ऑफ टेरर। यहाँ जो रूल था रोबेस्पियर का, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल था और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी। रोबेस्पियर की जो पॉलिसी थी, सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। कौन सी पॉलिसी? सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। वो क्या करता था? चर्च के लोग जो थे, क्लर्जी, ये तो फर्स्ट एस्टेट वाले थे क्लर्जी लोग। सेकेंड एस्टेट वाले जो नोबिलिटी थे और दूसरी पार्टी के लोग, उसकी अपनी पार्टी के लोग भी, सभी को वो सज़ा देने लगा, पल पल में मौत की सज़ा। जिसको भी रोबेस्पियर अरेस्ट करवाता था, उसकी सुनवाई होती थी कोर्ट में। अगर कोर्ट में वो अपराधी साबित हुआ तो उसको गुइलोटिन कर दिया जाता था। ये गुइलोटिन कर देना किसे कहते हैं? इसका मतलब है गुइलोटिन में रखकर मारना। अब यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि गुइलोटिन क्या है। गुइलोटिन एक डिवाइस का नाम था। इस डिवाइस से मौत मिलती थी। डिवाइस कैसा था? डिवाइस कुछ ऐसा था, 2 पोल्स होते थे और ऊपर एक बड़े साइज का ब्लेड होता था जो कि बहुत शार्प और भारी होता था। नीचे अपराधी की गर्दन को फिट करने के लिए एक फ्रेम होता था। गर्दन को उस फ्रेम में ऐसे फिट किया जाता था कि अपराधी गर्दन को हिला भी ना सके। फिर ऊपर से ब्लेड को तेजी से नीचे गिराया जाता था। इस डिवाइस को डॉक्टर गुइलोटिन नामक एक व्यक्ति ने आविष्कार किया था, तभी इसका नाम गुइलोटिन हो गया। तो रोबेस्पियर की गवर्नमेंट ने जो जो कानून बनाए थे, उसको हम कुछ इस प्रकार से एक लिस्ट बना सकते हैं। नंबर 1 ऐसा, जो वेजेस, दिहाड़ी जो होती है, वेजेस और चीज़ों की कीमत में
कुछ लिमिटेशन लगाई गई थी कि मैक्सिमम लिमिट इतनी होगी। नंबर 2, मीट और ब्रेड की लिमिटेशन रखी गई थी, उसको राशन कर दिया गया था, मतलब एक अमाउंट तक ही कोई मीट और ब्रेड खरीद सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। नंबर 3, किसानों को अपनी फसल शहर में ट्रांसपोर्ट करवानी पड़ती थी और उसके बाद गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड प्राइस में बेचनी पड़ती थी। नंबर 4, महंगी वाइट ब्रेड बंद कर दी गई, उसकी जगह पर इक्वालिटी ब्रेड आई। वो आटे की बनती थी, जो होल व्हीट ब्राउन ब्रेड होती है वो वाली ब्रेड, उसका नाम था इक्वालिटी ब्रेड, मतलब सब इक्वल ब्रेड खाएंगे, वाइट ब्रेड बंद हो गई। अच्छा, और क्या था नया रूल? जो भी सर और मैडम बुलाते थे पहले, अभी ये नया रूल हुआ कि सर और मैडम नहीं बुलाना है। क्या बुलाना है? सिटीजन बुलाना है, सिटीजन। तो इस तरह के रूल्स थे किसके? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के। तो रोबेस्पियर के जो सपोर्टर्स थे, सबने रोबेस्पियर को बहुत समझाया कि इतना जो स्ट्रिक्टनेस है, पल पल में सज़ा देते हो, मौत की सज़ा देते हो, ये गलत है, स्ट्रिक्टनेस कम करो। लेकिन रोबेस्पियर ने सभी एडवाइस को इग्नोर किया। कोर्ट में जब उसकी एक्टिविटीज़ के कारण पूछे गए तब उसके पास कोई जवाब नहीं था इसका। फाइनली कोर्ट ने उसको सजाए मौत दे दी और उसी गिलोटिन में उसका अंत हो गया। इस तरह से जैकोबिन्स का रूल भी खत्म हुआ। उसके बाद जो पावर आया वो किसके हाथ में आया? अपर मिडिल क्लास वालों के हाथ में, जो रिच मिडिल क्लास वाले थे उनके हाथ में पावर आया। तो दोबारा से नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जिसके पास अपना मकान होगा और प्रॉपर्टी होगी वही वोट कर सकेगा और किसी का वोट करने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से वोटिंग हुई जिसके ज़रिए 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बने। इलेक्शन के बाद 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बने और ये जो दोनों काउंसिल बने थे उन्होंने एक डायरेक्टरी फॉर्म किया, डायरेक्टरी, जहाँ 5 मेंबर थे। ऐसा था कि इस बार एक मेंबर के हाथ में पावर नहीं होंगे, 5 मेंबर होंगे, तो एक डायरेक्टरी का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये गवर्नमेंट भी टिकी नहीं। ये जो डायरेक्टरी बनी थी इसके साथ, ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ हमेशा झगड़ा मचा रहता था। मतलब डायरेक्टरी ने कोई रूल बनाया और इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये काउंसिल ने, 2 काउंसिल जो बने थे, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था, हमेशा झगड़ा रहता था। तो डायरेक्टर ने सोचा कि दोनों काउंसिल को हम डिसमिस कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा देश में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस मची हुई थी। तो जो परिस्थिति उस समय थी, एक डिस्टर्बिंग परिस्थिति थी। ये एक आइडियल समय था एक मिलिट्री डिक्टेटर के आने के लिए। और वो डिक्टेटर आया, वो कौन था? नेपोलियन बोनापार्टे। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे ने 1804 में, 1804 में खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर किया। उसके बाद वो निकल पड़ा पड़ोसी देश को जीतने के लिए। उसका एक एम था, उसका एम था एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने का। नेपोलियन ने खुद को यूरोप का मॉडर्नाइजर सोचा। उसने काफ़ी लॉज इंट्रोड्यूस किए थे। जैसे एक लॉ ऐसा था, राइट टू प्रॉपर्टी, तुमको अपनी प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार है, तुम्हारी प्रॉपर्टी कोई नहीं छीन सकता। फिर एक और उसका था लॉ, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। पहले क्या था फ्रांस में?
पहले कोई भी यूनिफॉर्म वेट और मेजर का सिस्टम नहीं था। अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम यूज़ होते थे। नेपोलियन ने इसको यूनिफॉर्म बनाया, मतलब पूरे फ्रांस में अब एक ही सिस्टम चलेगा वेट और मेजरमेंट का। तो इतने सारे अच्छे लॉज उसने इंट्रोड्यूस किए। तो पहले तो लोगों की नज़र में वो एक बहुत बड़ा हीरो था कि ये सभी को आज़ादी दिलाएगा, बहुत बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसकी इमेज चेंज हो गई। उसकी सेना को सब आक्रमणकारी समझने लगे। यूरोप के काफ़ी देश उसकी बढ़ती हुई ताकत से बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने सोचा कहीं यह हम ही को ना ख़त्म कर दे। फिर 1815 में 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार हो गई। तो यहाँ नेपोलियन का भी काम ख़त्म हो गया। नेपोलियन के जाने के बाद, नेपोलियन की जो हार हो गई थी बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 के बाद भी उसके जो ये रूल्स थे, जो लॉज थे, मॉडर्न लॉज थे, काफ़ी लंबे समय तक यूरोप में अपना असर दिखाते रहे। तो यहाँ ये देख सकते हो कि फ्रांस की गवर्नमेंट में एक के बाद एक कुछ चेंजेस आते चले गए। लेकिन कुछ बेसिक आइडियल्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान रखे गए थे। लिबर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रैटर्निटी, ये आइडियाज़ धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगे और आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में मोटिवेशन के कारण बनते रहे। ओके, ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।